दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। तो हम टेस्ट लगा रहे थे ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल की। तो स्टार्ट करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं बेसिकली। तो अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, कथन 1 बोल रहा है कि अधिकांश सुनामी समुद्र के नीचे आए 7 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा बोल रहा है 7 से अधिक, जो कथन दूसरा है, जो 7 से अधिक तीव्रता के वाले भूकंप जो होते हैं महासागर के नीचे या उसके बहुत पास होते हैं, वे समुद्र तल को विस्थापित करने की सबसे अधिक संभावनाएं रखते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि जो हमारे जो सुनामी, जो भी अधिकांश सुनामी होते हैं, जैसे मान लो सपोज करो कि हमारा ये ओशियन है, ठीक है, उसके नीचे जो कॉन्टिनेंटल जो चीज़ें हैं, ओशन कॉन्टिनेंटल वाले, वो क्या कॉन्टिनेंट्स हैं, सॉरी, उसमें क्या होता है कि कुछ भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा प्लेट्स का, उसमें क्या उससे उस चीज़ों से वो चीज़ जो पानी है वो फान करेगा ना। तो वो जो उसने बोला कि अधिकांश जो सुनामी होते हैं जब अर्थक्वेक ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है, तो वो आती है, जनरेट कर देती है सुनामी। ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरी बात भी बोल रहा है कि उससे 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप जो होते हैं महासागर के नीचे बहुत पास में होते हैं। एग्जैक्टली, अगर मान लो कॉन्टिनेंट्स यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो सुनामी उसके पास में ही होगा ना। तो उसकी वजह से ये जो ज़्यादा से ज़्यादा होता है डिस्प्लेस कर देते हैं सी फ्लोर को। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की ये लोग व्याख्या भी कर रहे हैं। उसी वजह से ही वो भूकंप आता है। अगर विस्थापित नहीं करते, मान लो ये डिस्टर्ब नहीं करते प्लेट्स, तो वो ये डिस्टर्ब नहीं करते भूकंप की वजह से प्लेट्स, तो क्यों सुनामी आती पानी में। नॉर्मली तो हम अर्थक्वेक आ जाता है लैंड पे, कॉन्टिनेंट्स पे, पर ओशियन में क्या होता है, वो चीज़ें पानी के सुनामी आती है ऊपर फेंक देता है, तो इस वजह से होता है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश पूरी तरह लैंडलॉक है और अफ्रीकी की जो ग्रेट लेक्स होते हैं अफ्रीका के, वो उसकी सीमा नहीं लगती हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑप्शंस पे जाएंगे हम। ऑप्शंस मतलब जैसे जिस हिसाब से फ्रेम किया गया, सोचेंगे थोड़ा। जैसे तुम्हें सोचो युगांडा जो है, तो यूकेटी से हम याद करते हैं। मैं बता देती हूँ, यूकेटी एक ट्रिक है जो विक्टोरिया लेक से टिकी हुई है। युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये तीनों हैं विक्टोरिया लेक के उस पे हैं, बाउंड्री मारते हैं। ठीक है, तो विक्टोरिया लेक में यूकेटी होता है ना कि ट्रिक, अरे IKT यूकेटी, तो केटी इज दिस, तो यूकेटी। तो युगांडा तो हम पहले ही ऑप्शन में काटेंगे क्योंकि वो बोला लैंडलॉक। लैंडलॉक मतलब कोई पानी से वो टच ना कर रहा हो बॉर्डर। ठीक, और लेक अल्बर्ट से भी, लेक विक्टोरिया और अल्बर्ट से भी युगांडा टच करता है, याद रखना। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। बुरुंडी जो है नॉर्मली जो एक पार्ट है ना ग्रेट लेक्स ऑफ रीजन ऑफ अफ्रीका के, तो ये जो लेक तंगनाइका है उससे बॉर्डर करता है। तो तंगनाइका जो है, मान लो कभी पूछ दिया, तंगनाइका जो है इससे बॉर्डर करता है बुरुंडी से। तो होता है ना कि बोल दो कि यार बुरुंडी बहुत तंग करती है, ठीक है, करता है या करती है। बोत्सवाना जो है नॉर्मली वो बता रही हूँ मैं। फिर रवांडा का है, वो ग्रेट लेक्स जो होती हैं बॉर्डर लेक क्यू से करता है। रवांडा भी करता है, बुरुंडी भी करता है, युगांडा भी करता है, बट बोत्सवाना नहीं करता है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है बोत्सवाना, जो कम्प्लीटली उसमें साउथ अफ्रीका में, और कोई ना ग्रेट लेक से वो कवर अप है। और ये जो नॉर्थ है, मतलब मान लो ये बोत्सवाना है, मैं बता देती हूँ नॉर्थ ईस्ट उसमें क्या है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास नाम्बिया है, ठीक है। और हमारे जो नॉर्थ में ये हो गया, वेस्ट में जिम्बाब्वे है, तो हमारा जो वेस्ट है ये जिम्बाब्वे है, ठीक, नॉर्थ। और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर करता है नाम्बिया टू द, ये वाला नॉर्थ। वेस्ट हो गया हमारे पास जो जिम्बाब्वे नॉर्थ ईस्ट में आ गया, और साउथ अफ्रीका जो है वो साउथ ईस्ट में है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा टोटल इससे जुड़ा हुआ है, लैंडलॉक ही है सब, तो इसलिए बोत्सवाना ही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में ही समाचारों में रहा नॉर्दर्न सी रूट जो है बहुत चर्चा में था, क्योंकि कंसर्न हो रहा था ना कि यार कहाँ से किस हिसाब से ट्रेड वाला करें। तो नॉर्दर्न सी रूट्स है वो हाल में चर्चा रहा है। तो कौन उसमें बस पूछ रहा है किससे जोड़ता है वो। तो ये अटलांटिक जो महासागर होता है और प्रशांत महासागर को आर्टिक महासागर के माध्यम से जोड़ता है। जो एस शेप वाला अटलांटिक है, इधर US है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, इधर अफ्रीका। तो ये अटलांटिक वाला प्रशांत महासागर को आर्टिक वाले महासागर से, ये प्रशांत वाला पैसिफिक ओशन को ये जोड़ता है। सिंपल सी बातें बोल रहा है। तो ये हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर जो मारेंगे पहला है, ठीक है। नॉर्थ सी रूट में यही हमारे पास जानकारी होनी चाहिए थी। और पता है ये जो रूट होती है ना, ये इन्वॉल्व कहाँ, वो ब्लैक सी, बाल्टिक सी, याद है, हम लोग एक बार डिस्कस भी करेंगे। बाल्टिक सी का हो गया, ब्लैक सी हो गया। ब्लैक में टी एन बर्गर एक ट्रिक होता है, जिसमें टी एन बर्गर हो गया, और
ठीक है, और आगे भी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक तरह का ट्रिक बता दूंगी सारे सीज के, और जो स्टेट्स होते हैं कैसे कनेक्ट होते हैं, तो याद रहे ताकि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भूकंप निगरानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मतलब जो हमारे अर्थक्वेक है उसकी मॉनिटरी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है मरकाली जो तीव्रता पैमाना है भूकंप के देखे गए प्रभाव को मापता है, जबकि रिक्टर पैमाना जो है ऊर्जा को मापता है जो उत्पन्न होती है, उसकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको मापता है। अच्छा ठीक है। भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली, मतलब पी जो वेव्स होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगों के बीच के समय का अंतर उपयोग करके चेतावनियां प्रदान करता है। ठीक है, सही बोल रहा है कि एस और पी वेव्स होती हैं सरफेस वेव्स, जो हमारी बॉडी वेव्स, और ये होती हैं हमारे पास प्राइमरी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, पी वेव्स होती हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव सॉरी, और ये पूरी बॉडी वेव्स की ही बात हो रही है। तो उसमें इनके बीच का जो समय अंतर आता है उसकी वजह से नापता है। कैसे? मान लो सडनली वेव्स क्रिएट हुई और इसके बीच में प्राइमरी हुई फिर सेकेंडरी हुई, तो इसके बीच में जो डिफरेंस गैप रहा होगा उससे पता चल जाएगा ना कि कितनी तेज़ी से आया होगा वो अर्थक्वेक, मतलब कितनी तेज़ी से आएगा। गैप बहुत कम होगी, बहुत तेज़ी से आया होगा, ठीक। तो ये बात बोल रहा है, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है। और मर्कली जो स्केल होती है ना, मर्कली स्केल जो इंटेंसिटी स्केल होती है वो यही ऑब्जर्व करती है इंटेंसिटी को। याद रखना मर्कली, तो जब कोई मर जाता है तो उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। तो मर्कली जो है इंटेंसिटी करती है, और रिचर जो होता है वो एक मेज़र करता है जो मैग्नीट्यूड है कि कैसे जनरेट हुआ है, बस। अब आते हैं, इसका मतलब जो हमारा 31 है, इन दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रिचर और ये वाली जो बात बोला इन्होंने दोनों सही है। अब आते हैं कोकोस प्लेट की स्थिति में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। कोकोस प्लेट एक तरह का माइनर प्लेट है, याद रखना। कोकोस प्लेट जो है नाजका हो गया, कोकोस हो गया, ये सब माइनर प्लेट्स होते हैं, ठीक। तो पहला कौन सा कथन इसमें से सही है बोल रहा है, यह पैसिफिक प्लेट के पूर्व में और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के दक्षिण में स्थित है, यह कैरेबियन प्लेट में के पश्चिम में और नाजका प्लेट के उत्तर में। बिल्कुल 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 सही, नाजका प्लेट के उत्तर में ही है, मैंने बोल दिया। वैसे हिंट भी मिल गया था। जो कोकोस प्लेट है बहुत ही स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और ये ट्रायंगुलर शेप की ये कोकोस प्लेट होती है पैसिफिक ओशन की, ठीक है। और ये कोकोस आइलैंड के बाद ही ये नाम रखा गया था। तो सिंपल सी बात है, यही हमारे पास हो जाएगा क्योंकि नाजका प्लेट के उत्तर में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु अधिकांश वार्षिक जो वर्षा सर्दी के महीनों के दौरान प्राप्त करती है, क्योंकि पश्चिमी हवाओं की भूमध्य रेखीय दिशा में गति होती है। हाँ, मेडिटेरियन सी से वो सारी हवाएं आती हैं और वो बारिश करती हैं, विंटर में बारिश करती हैं। याद रखो WM, तो मेडिटेरियन उल्टा कर दो, विंटर में बारिश, बस वाटर, ठीक है, वाटरफॉल। मैडन जूलियन दोलन होता है उस कटिबंधीय वर्षा पैटर्न को प्रभावित करता है जिसकी अवधि जो लगभग 30 से 60 दिन होती है। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड वाला है बिल्कुल सही, एकदम सही है। मॉडर्न जूलियन जो ऑसिलेशन होती है ना, वो यार किसको क्या अफेक्ट नहीं करेगी, तो प्रभावित तो करेगी, वो पॉजिटिव करे नेगेटिव करे, बट ये हमें पीरियड याद होना चाहिए कि भाई 30 से 60 दिन रहता है, ठीक है। वो पहला वाला बोला कि मेडिटेरियन क्लाइमेट्स रिसीव मोस्ट ऑफ देयर एनुअल प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ। ये बात बिल्कुल सही है, वेस्टली विंड की वजह से, क्योंकि देखो इधर वेस्टली विंड की वजह से आती है, मेडिटेरियन सी को से ठंडी ठंडी हवाएं ले आते हैं, इधर आके बारिश करते हैं, बस सिंपल, और बस हो जाती है बारिश। तो हमारे पास जो 33 है हमारे पास दोनों आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। फिर बोल रहा है ठीक है, देख लेते हैं। आयन मंडल पृथ्वी पर संचार के लिए उपयोग करने जाने वाली रेडियो तरंगों की जो परावर्तित करता है, आयन मंडल जो है पृथ्वी पर संचार करने के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। आयन मंडल पृथ्वी पर रात के समय पतला हो जाता है, मतलब जो आयनोस्फीयर है वो रात के टाइम बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इसकी सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, तो हम याद कर लेते हैं ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में ट्रस्ट करने की बात हो रही, तो ये ट्रोपोस्फेयर हो गया हमारे पास। पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है। यही एक्सोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में ही हमारे पास अरोराज और ये सब चीज़ें मिलती हैं। और मेसोस्फेयर जो होती है, या कह लो थर्मो या आइनो, तो यहाँ पर हमारे पास रेडियो वेव्स और ये सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया हमारे पास आइनोस्फेयर, और आइनोस्फेयर का जो एक्सटेंशन होता है लगभग 80 किलोमीटर 600 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। और जहाँ पे हम आइनोस्फेयर हैं
उसमें सबसे एक्सट्रीम जो अल्ट्रावायलेट और सोलर रेडिएशंस होते हैं आयोनाइज होते हैं। तो आयोनोस्फीयर का नाम ही है आयंस की वजह से, मतलब आयोनाइजेशन, मतलब चार्ज हो जाना किसी पर्टिकुलर चीज़ों को। इसीलिए ये कम्युनिकेशन के लिए जो हमारी आयन मंडल होती है, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो उसने बोला कि बिल्कुल सही है, रेडियो तरंगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, पहला वाला। दूसरा वाले में जब नाइट फॉल होता है, मतलब रात होती है, उसमें वो जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो थिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रिलैक्स हो जाती है, रिकम्बाइन हो जाती है न्यूट्रल पार्टिकल्स में, फिर से नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि सनरेज तो रहे नहीं, फिर चार्ज कैसे करेंगे? तो रात में ये हो जाता है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल क्या रहा है कि कथन एक बोल रहा है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के पास नहीं बनते हैं, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो इक्वेटर के पास नहीं बनते हैं। कोरलिसिस जो बल होता है, फोर्स होता है, वो भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। तो ये जो स्टेटमेंट इसने बोला सेकंड वाला वो भी सही है, क्योंकि जो अभी रीज़न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उष्णकटिबंधीय जो होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन वो इक्वेटर पे नहीं बनते हैं, और यही इसका रीज़न है क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि जो फोर्स होता है कोरलिसिस फोर्स वो वहाँ पे ज़ीरो होता है। जैसे ये अर्थ है, इक्वेटर पे यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो ट्रेड विंड्स हमें पता है ऐसे आती भी हैं, ऐसे आती भी हैं। तो यहाँ पे ये अर्थक्वेक, अरे मतलब जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वहाँ पे नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो होता है। बट यहाँ पे NRI का लगता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में वो हमारी वो कर देती है, कोरलिसिस फोर्स लगती है। यहाँ साउथ में जो राइट डायरेक्शन है ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हो जाएगा, NRI से याद किया गया है, ठीक है। ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ऊपर वाले में कैसे होगा। तो जो डिफ्लेक्शन होता है ना विंड का, वो ज़्यादा होगा जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब हवाएं तेज़ बढ़ती हैं, जैसे होता है ना हवाएं तेज़ बढ़ती है, तो डिफ्लेक्शन विंड का बहुत तेज़ी से होता है, ठीक। तो वही बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ज़ीरो है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते हैं, ठीक। अब आते हैं, मतलब पहला वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार करिएगा। विचार मतलब पहला बोल रहा है गिजराइट, अच्छा, पिग्माइट, हेलाइट, लाइमस्टोन। ये सब उपयुक्त में से अवसादी सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अवसादी सेल मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें पहला तो गिजराइट है ही, ठीक, और हेलाइट भी है। जो रॉक्स होते हैं हमारे पास, गिजराइट होता है, हेलाइट होता है, कॉन्ग्लोमराइट होता है, वो भी याद हो जाएगा। फिर एक और भी होता है, नहीं मिग्नेमाइट वाला नहीं, ये हो गया 1, 3 और 1, 3, 4। हमारे पास जो लाइमस्टोन होता है वो एग्जैक्टली होता है, डोलोमाइट होता है, लाइमस्टोन होता है। ये सब फेमस एग्जांपल्स हैं, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। पैगमाइट जो नहीं होता है, पैगमाइट नहीं होता है, इसलिए वो सेकंड वाला काटा गया है। तो 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। एक और लाइमस्टोन के साथ साथ एक और ये भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन से कथन हैं? पृथ्वी की जो ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत होती है, ठीक है। पहले ऊपर वाले को ही क्रस्ट कहते हैं और ये सबसे पतली होती है। महासागरीय परपटी को मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। मतलब बोल रहा है थिकनेस जो ओशियन क्रस्ट की होती है वो कॉन्टिनेंटल से ज़्यादा होती है। सोचो, ठीक। उसके बाद बोला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेनली कंपोज ऑफ द मिनरल्स लाइक सिलिका एंड एल्यूमिना। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो लगभग, मतलब मेनली होता है वो सिलिका से होता है, एल्यूमिना से होता है। तो 37 का जो हो जाएगा हमारे पास सी राइट आंसर है। सेकंड वाला इसीलिए बोला ना, उल्टा कर दिया इसने, वाइस वर्सा है। इमेजिन करो कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट होते हैं वो मोटी होती तो क्या होती? मोटी नहीं होती, पतली होती है। महाद्वीपीय जो परपटियाँ होती हैं वो ज़्यादा मोटी होती हैं। तो 37 का जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो पहला वाला तो ट्रू है ही, सेकंड वाला फॉल्स है, थर्ड वाला भी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वर्ड जो हमने थर्ड वाले पे लिया ना, सियाल और सीमा वर्ड नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो मिनरल्स का सियाल का होता है, सियाल इज़ फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं सियाल, और ओशियन क्रट्स में पाए जाते हैं सीमा, ओशियन में होता है सीमा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी कुंड जो होता है कैल्डेरा होता है, कैल्डेरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 38 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 38 सी मतलब सी कह रही हूँ मैं, पृथ्वी की। देखिए ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी कैल्डेराज होते हैं, सबसे ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं बिल्कुल। ज्वालामुखियों में विस्फोटक के दौरान विध्वंस गर्त का निर्माण करते हैं। तो ये
ट्रफ फॉर्म करता है एक तरह का। ये जब इरप्शन होता है ना वोल्केनो का, वो ट्रफ फॉर्म करता है कैल्डेरास। देखो ये ना इस तरह का माउथ ओपनिंग टाइप की कैल्डेरास होती है, ब्लास्ट करती हैं। तो ये शायद ऐसे बहुत तेज़ी एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो विस्कोसिटी होती है अच्छी खासी थोड़ी कम होती है, मतलब उतने नहीं होते, तभी भी इसका अंदर से जो प्रेशर जो क्रिएट हुआ होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो एक तरह का वॉल्केनिक कोन टाइप का होता है। पहले कोन होता है, फिर ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद यही इसकी वजह से ही वो ट्रफनेस आ जाती है, दीज आर द वॉल्केनिक ट्रफ्स वाला। तो इसीलिए उसने बोल दिया, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जो आयन मंडल है, अभी हमने पढ़ के आए ना, जो आयन मंडल है वायुमंडल में बढ़ती ब्रह्म मतलब आयन मंडल वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्रता से कमी आती है। रेडियो संचार के लिए ब्रह्म वायुमंडल परत का ही उपयोग होता है। कम्युनिकेशन के लिए जो होता है, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हमारा आउटर जो बोल रहा है वो यूज़ होता है। तो हमारे पास पता है कि आयनोस्फीयर ऊपर पढ़ के आए कि रेडियो के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला बोला है ना कि जो टेम्परेचर है, जो ऊपर जाते हैं हम, तो वो टेम्परेचर जब हाइट बढ़ती है तो डिक्रीज़ करता है, पर आइनोस्फेयर में जो होती है वो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पे बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। तो जिसको जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है ना वो रिवर्स होता है। तो जो उस टेम्परेचर हाइट से बढ़ती है, इसमें आइनोस्फेयर में और स्ट्रेटोस्फेयर में दो स्फेयर होती हैं जहाँ पे हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर भी बढ़ता है, अदरवाइज नॉर्मली लैप्स रेट होती हैं। ठीक है, तो 39 को जो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को मौसमी पवनें कहते हैं। किसी क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन स्थानीय पवन कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये किसी क्षेत्र में वर्ष में दिन जो होती है वो लोकल विंड्स कहलाती हैं। जैसे लोकल विंड्स हमारे लू चलती हैं, काल बैसाखी होती है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जो उसने बोला वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को मौसमी पवनें कहते हैं, सीजनल विंड्स जो कहते हैं, उसने बोल रहा है। तो देखो सबसे सिंपल है, जो मूवमेंट जो एयर का मूवमेंट होता है, ठीक, हवा क्यों चलती है, जो एयर का मूवमेंट होता है, एयर का मान लो ऐसे मूवमेंट हो रहा है, इसमें अब एक प्रेशर आ गया, प्रेशर ग्रेडियंट कन्वर्ट हो गया, तो तेज़ी से उसका एक हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा ना, क्योंकि जो प्रेशर आता है, और हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है, ठंडी वाली हवाएं होती हैं। लो प्रेशर एरिया में क्या होती हैं, जो होती गर्म हवाएं होती हैं जो कि ऊपर उठती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स में हम 2-3 भागों में एयर को डिवाइड करते हैं। सिंपल हम डिवीज़न देख लेते हैं। ठीक है, उसमें एक परमानेंट विंड होती हैं, जैसे ट्रेड विंड्स हो गई ईस्ट, वो जब आती हैं ऐसे वाली ट्रेड विंड्स हो गई। ऐसे सीजनल विंड्स की बात करें, जो यहाँ पे बात पूछा है, जो सीजनल विंड्स होती हैं वो चेंज करती है द डायरेक्शन इन डिफरेंट रीजन्स, लाइक मानसून हो गया। मानसून में जो मानसून की जो है वो सीजनल विंड है, मानसूनन जो विंड है वो सही सीजनल है। ठीक है, तो जो परमानेंट जो होती हैं विंड्स होती हैं, ट्रेड और ईस्ट विंड्स आर परमानेंट। तो इसने बोल दिया कि जो बोला है कि ब्लोस्ट कंटिन्यूसली थ्रू द डेफिनेट डायरेक्शन सीजनल विंड्स। भाई अगर कोई कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूटी फ्लो है, तो वो सीजनल कैसे हो सकता है, मौसमी कैसे हो सकता है? तो पहला वाला गलत हो जाएगा, लॉजिकली भी सही है। अब आते हैं सेकंड, मतलब अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पृथ्वी पर प्राप्त सभी खनिजों का मूल स्रोत मैग्मा है। जो भूपट्टी है, मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है, पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट में वो फ्रीली स्टेट में नहीं मिलते, ये बोलने का कह रहा है कि तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और बहुत सारे मैग्मा में ना बहुत मिनरल्स है भाई, वो जो पिघलता है सारी चीज़ें, उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, सब इसमें मिला के रखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैग्मा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 42। अब लिथिफिकेशन बोल रहा है। लिथिफिकेशन क्या होता है? लिथिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इस प्रक्रिया का जो संबंध होता है रूपांतरित सेल से है। एक ही स्थान है जिसमें सघनता द्वारा संचित पदार्थ सेलों में परिणत होते हैं। मतलब लिथिफिकेशन जो होता है एक तरह की लेयरिंग होती है, कह लो लेयरिंग, प्रॉपर लेयरिंग। ठीक है, तो जो अर्थ जो सरफेस होती है ना, जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक थी, ये मान लो सिंपल कैसे बनता है, देखो जो हमारा अर्थ सरफेस है वहाँ पे उस प्रॉपर एक तरह का प्रोसेस होता है, जैसे जो वो होते हैं वेदरिंग हो गया, एक्सपोज होते हैं तो उठती हैं, उठ के कहीं इकट्ठा होती है। तो एक लिथिफिकेशन मतलब लेयरिंग जमा होना कोई चीज़ों का। तो वही यही एक स्थान है जो सघनता द्वारा संचित पदार्थ सेलों से में परिणत होता है। तो बिल्कुल वो यही इसी से बनता है। सेकेंड वाला तो एकदम सही है, पर जो स्टेटमेंट पहला बोल रहा है ना कि इन अ सेडिमेंट्री रॉक्स द डिपॉजिट्स लेयर रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक, तो यह प्रक्रिया संबंध रूप से
मेटामॉर्फिक की है, नहीं मेटामॉर्फिक की नहीं है, मेटामॉर्फिक में टेम्परेचर प्रेशर अलग चेंज होता है, तो पहला वाला गलत है, सेकंड सही हो जाएगा। अब आते हैं गुम्फित। गुम्फित नदी प्रारूप के विकास के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? जो गुम्फित है मतलब ब्रेडेड स्ट्रीम रिवर पैटर्न होता है, जो ब्रेडेड स्ट्रीम रिवर पैटर्न होता है, उसके लिए कौन कौन सी हैं? तो देखो, नदी में पर्याप्त जल की मात्रा, ठीक है वो होनी चाहिए, बट बैंक इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द रिवर, बिल्कुल बिल्कुल, जो बैंक इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ रिवर की होती है वो होती है, इरोजन और डिपोजिशन तो मेन होता है। और फिर नदी में जो जलोढ़ की अधिकता है, अलुवियल जो सॉइल होगा रिवर में ज़्यादा होगा, तो अलुवियल सॉइल थोड़ी वो होती है, रुकने की टेंडेंसी रखती है ना, थोड़ा सा तराई रीजन है, साइड साइड में रोकते रोकते आती है, तो पूरा ब्रेडेड सिस्टम बना के आती है, ऐसे 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 ऐसे, सिंपल कह लो, क्योंकि ये अलुवियल सॉइल आ रही, पानी बहते बहते रोकेगी रोकेगी रोकेगी, ऐसे पूरा प्रॉपर बन के आता है ब्रेड। ब्रेड मतलब चोटी होती है, जैसे चोटी बनाती है, उसी को कह रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जल गर्तिका, मतलब जल गर्तिका पॉथहोल्स की परिभाषित करता है? पॉथहोल्स कहते हैं, सॉरी पॉथहोल्स। पॉथहोल्स को कौन ज़्यादा परिभाषित करता है? तो ये सिंपल पहाड़ी क्षेत्रों में ना एक होता है ना पॉथहोल्स, बड़े बड़े पेबल्स वाले, नदी तल में अपराधित छोटे चट्टानों टुकड़ों का गर्तों में फंसकर गोलाकार घूमना होता है, कि हाँ छोटे छोटे चट्टान उसमें फंस गए हैं और गोलाकार घूम रहे हैं, क्योंकि पानी इधर से फ्लो होता जा रहा है, फिर आता है, फिर इधर चला जाता है, ठीक है, इसीलिए जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि को तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं, मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट। विषुवत जबकि हमें पता है विषुवत रेखियों के क्षेत्र में तापमान जो होता है, ये मतलब फिनोमेना जो होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का इक्वेटोरियल रीजन में ऑकर थ्रू आउट द रीजन, ये बोल रहे हैं मतलब थ्रू आउट द ईयर होता है, सॉरी थ्रू आउट द ईयर बोल रहा है, तो ये सेकंड वाला कैसे हर टाइम होता रहेगा, सेकंड गलत है। पहले वाले में बिल्कुल जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो हमारा जो ऊंचाई होती है, जो टेम्परेचर डिक्रीज करती है एल्टीट्यूड से, मतलब मान लो जो टेम्परेचर है ऊपर, जो हाइट बढ़ रही है वो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, टेम्परेचर हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ा, तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन ही तो कहेंगे, उल्टा ही तो कहेंगे, तो पहला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गल्फ स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। अटलांटिक महासागर की एक शक्तिशाली महासागरीय धारा है, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय उष्मा को उत्तरी अक्षांश में अंतरण कर रहे अपने निकट के क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह पूर्वी सीमाई धारा है और उसका व्यवहार उत्तरी अमेरिका तटीय रेखा द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। तो ये पूरा स्टेटमेंट बोल रहा है गल्फ स्ट्रीम के बारे में। तो गल्फ स्ट्रीम जो होती है पावरफुल ओशन करंट है ही, और अटलांटिक की ही धारा है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो अटलांटिक का ही है। तो अगर पहले सर्च किए तो हम 1 और 2 मतलब 1 जहाँ मतलब कर लिया, तो 1 सब में है। ये पूर्वी सीमाई धारा है और इसका व्यवहार उत्तरी अमेरिका तटीय रेखा द्वारा निर्धारित होता है। तो इसलिए बोल रहा है कि वो पूर्वी धारा है। ये वाला स्टेटमेंट जो है पूर्वी धारा गलत है, ये पूर्वी नहीं होती है, ये वेस्टर्न होती है, क्योंकि ये बहुत फेमस है। गल्फ स्ट्रीम जो होती हैं वेस्टर्न धाराएं होती हैं। तो थर्ड अगर हम काट देंगे तभी भी आंसर हमारे पास 1 और 2 क्योंकि 2 श्योरली है ना कि सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को महोमिर्म कहा जाता है और महोमिर्म ज्वार भाटाओं की तरह नियमित होते हैं। तो ये जो होते हैं उसकी तरह नियमित होते हैं। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। जो जलवायु द मूवमेंट होते हैं ना एयर का, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर का, तो क्लाइमेटिक इफेक्ट्स उसकी वजह से होते हैं, तो उसको सर्ज कह देते हैं। और सर्ज जो होते हैं ना दे आर रेगुलर। भाई एक बात, तो सर्ज एक अचानक से सर्ज होता है ना, उठता है, वो रेगुलर कैसे हो जाएंगे? सर्ज आर नॉट रेगुलर, दे आर टेम्पररी, मतलब दे आर रेयर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा कथन है? तो यही असत्य है, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कम होता है, जबकि ये गलत है। ठीक है, कम कहाँ होता है, नीचे ज़्यादा ठंडा होता है ना। अब आता है टुंड्रा पे बोल रहा है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। जो टुंड्रा होता है वो कैसे होता है? यह लघु वर्धन काल तथा जल क्रांति छोटी वनस्पतियों का ही पोषण कर पाती हैं। काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी वनस्पतियाँ इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो हमारा जो शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड होता है थर्मोकास्ट का, दे आर ओनली टू नर्चर द स्मॉल, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनको नर्चर किया जाता है, फिर बड़े होंगे तो उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। तो हो जाएगा ये सी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं? मतलब कौन सी चीज़ें जो होती हैं उनके जो हमारे महासागरीय वितरण को प्रभावित करते हैं, वो देखते हैं कि ज्वार भाटा, टाइड्स हमारे ओशन वाटर को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल श्योर है कि ये होता है
अक्षांश लैटिट्यूड, हाँ ओशियन करेंट्स बिल्कुल। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ना 50वें का वो सी, मतलब हमारे पास जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं बहुत सारे एयर, ये पूरे एनसीईआरटी में दी हुई ये बातें, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तटीय प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इनकी सागरवर्ती भाग मंद ढाल तथा स्थलोन्मुख भाग तीव्र ढाल वाला होता है। ये सकाउ द्वीप महासमूह दक्षिणी फ्लोरिडा तथा मलेशिया के द्वीपों के सहारे पाई जाती हैं। तो ये पर्टिकुलर जो होता है एक तरह के कोस्टल कोरल रीफ्स के बारे में बात कर रहा है, कोस्टल कोरल रीफ्स के बारे में बात कर रहा है। तो वो क्या है बोल रहा है कि हाँ ये सकाउ जो होते हैं ग्रुप आइलैंड जो फ्लोरिडा और मलेशिया के हैं उधर पाई जाती हैं। ओशियानिक जो पार्ट होता है ना जेंटल स्लोप उधर, लैंड फेसिंग द पार्ट ऑफ द स्टीप स्लोप। तो 51 तो यही बोल रहा है। अभी देखो पहला वाला कितना ज़्यादा कैची है, ये स्वैप किया है, ठीक है। स्वैप किया है कि जो ओशियानिक पार्ट होता है हमारा ना वो ज़्यादा ही डीप होता है, स्टीप होता है, डीप होता है, तो गलत हो जाएगा। लैंड फेसिंग तो ऐसे होता है ना कि लैंडिंग हो रही है तो क्रॉसिंग ऐसे ऐसे स्लोप सब, तो ठीक है पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत हो गया, स्वैप कर दिया उसकी वजह से, सेकंड ही सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूर्य तप की तीव्रता के समान में मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तनीय का प्रमुख कारण क्या है? अब कोई बोलेगा कि इसका कारण क्या है ना, तो सभी आंसर मार देना, क्योंकि उसमें कोई ना कोई कारण जरूर होता है जब बड़ी चीज़ों के बारे में बात होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्यताप की भिन्नता के कारण पृथ्वी के जो दैनिक मौसम पर व्यापक पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सब सिस्टम की वजह से हमारे पे पड़ता है, तो पहला सही है। दूसरे वाले में दैनिक और उसकी वजह से नहीं होता है, जो इंसुलेशन और एपीलियन और पेरिलियन की बात कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरणकरण के संबंध में सत्य है? कौन सा? पार्थिव जो होती है मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसके बारे में कौन सा सत्य है? तो ये पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो स्लीट होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। स्लीट जब वर्षा की बूंदों के साथ हिम के पर्वत कण भी गिरने लगते हैं उसे सही वर्षा कहते हैं, तो इसीलिए उसको रेन ड्रॉप्स कहते हैं, मतलब इट इज़ कॉल्ड स्लीट, जो एकदम बूंदा बूंदा होता है, स्लीट। इट ऑकर्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर नियर द अर्थ इज और सरफेस इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द टेम्परेचर ऑफ द एयर अबव इट्स दैट इज़ द अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ एक डिफरेंस तो आ जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो आ रहा है, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए हम आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, और आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में आया।